वो साल था 1978। दो किशोर 16 साल की गीता चोपड़ा और उनके 14 साल के भाई संजय चोपड़ा एक कार में लिफ्ट लेकर ऑल इंडिया रेडियो जाते हैं, जहां युवावाड़ी कार्यक्रम में उनका एक शो था। दुर्भाग्य से उन्हें लिफ्ट दो गुंडों ने दे दी जो बंबई से दिल्ली आए थे। उन्होंने इन बच्चे को यह सोचकर किडनैप किया कि उनके माँ बाप के पास बहुत सारा पैसा होगा, लेकिन यह पूरा मामला पहले रेप और फिर हत्या में बदल गया। दो किशोर बच्चों की हत्या और लड़की गीता चोपड़ा के साथ बलात्कार ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। गीता जीसस एंड मैरी कॉलेज में कॉमर्स द्वितीय वर्ष की छात्रा थी और उन्हें उस शाम संसद मार्ग स्थित आकाशवाणी स्टूडियो में युवावाड़ी इन द ग्रुप कार्यक्रम में भाग लेना था। उनका भाई संजय 10वीं कक्षा का छात्र था। बाहर बादल छाए हुए थे और सुबह से ही रह रहकर बारिश हो रही थी। तय यह हुआ था कि शो के बाद कैप्टन चोपड़ा अपने बच्चों को आकाशवाणी भवन के गेट से ले लेंगे। जब वो 9 बजे वहां पहुंचे तो वहां बच्चों का कोई पता नहीं था। जब उन्होंने अंदर पूछताछ की तो उन्हें बताया गया कि गीता और संजय चोपड़ा वहां रिकॉर्डिंग के लिए पहुंचे ही नहीं। बच्चों को ढूंढने के लिए दिल्ली और कई राज्यों की पुलिस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। एक प्रत्यक्षदर्शी भगवान दास ने पुलिस को बताया कि करीब 6:30 बजे लोहिया अस्पताल पास एक तेज रफ्तार फिएट मेरे स्कूटर के बगल से निकली। मुझे एक लड़की की दबी हुई चीख सुनाई दी। मैं अपने स्कूटर को भगाता हुआ कार के नजदीक ले गया। आगे की सीट पर 2 लोग बैठे हुए थे, पीछे की सीट पर एक लड़का और एक लड़की। लाल बत्ती के पास जब जाकर कार धीमी हुई तो मैंने चिल्लाकर कहा, क्यों भाई, क्या हो रहा है? लड़के ने शीशे से अपना मुंह सटाकर अपनी टी शर्ट की तरफ इशारा किया जो खून से सनी हुई थी। लड़की पीछे से ड्राइवर के बाल खींच रही थी। ड्राइवर एक हाथ से गाड़ी चला रहा था और दूसरे हाथ से लड़की पर लगातार वार कर रहा था। रंगा और बिल्ला इन दोनों का बुद्धा गार्डन की तरफ रिज इलाके में ले गए। वहां उन्होंने एक सुनसान इलाके में कार रोककर पहले संजय चोपड़ा की हत्या की और गीता के साथ बलात्कार किया। बाद में रंगा ने अपने इकबालिया बयान में कहा कि मैं लड़की को उस तरफ ले जा रहा था जहां उसके भाई की लाश पड़ी हुई थी। मैं उसके दाहिनी तरफ चल रहा था। बिल्ला ने मुझे इशारा किया और मैं थोड़ा आगे चलने लगा। बिल्ला ने पूरी ताकत से लड़की के गर्दन पर तलवार से वार किया। इस वार के तुरंत बाद उसकी मौत हो गई। हमने उसकी लाश उठाकर झाड़ी में फेंक दी। घटना की खबर फैलते ही लोगों का गुस्सा भड़क गया। रंगा बिल्ला, जिनको फांसी पर लटकाने का था सबको इंतजार। जब वो सुबह 5 बजे उठे तो दोनों को चाय का एक एक प्याला दिया गया। उनसे आखिरी बार पूछा गया कि क्या वो मजिस्ट्रेट के सामने अपनी वसीयत रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। दोनों ने इससे इनकार किया। दोनों के हाथ में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां पहनाई गई और ब्लैक वारंट में फांसी के दिए गए समय से 10 मिनट पहले उस प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने के लिए कहा गया जहां फांसी का फंदा लगा हुआ था। ब्लैक वारंट कन्फेशन ऑफ ए तिहाड़ जेलर के लेखक सुनील गुप्ता बताते हैं, रंगा बहुत जॉली किस्म का इंसान था। उसका कद था करीब 5 फीट 10 इंच। वो हमेशा खुश रहता था। उसको इस बात की चिंता नहीं थी कि उसे फांसी होने वाली है। उन दिनों बॉलीवुड की एक फिल्म आई थी रंगा खुश। वो कहा करता था कि उसका डायलॉग उसने बोला है। बिल्ला पेशे से टैक्सी चलाता था। उसका कद था करीब 5.5 फुट। वो हमेशा सीरियस रहा करता था और रोता रहता था कि रंगा ने मुझे फंसवा दिया, जबकि रंगा कहता था कि बिल्ला ने उसे फंसवाया है। उनकी हमेशा आपस में तकरार होती रहती थी। सुनील गुप्ता आगे बताते हैं, जेल का कानून है कि आप किसी फांसी के सजा पाए व्यक्ति को तब तक साधारण अभियुक्त समझेंगे जब तक उसकी दया की याचिका राष्ट्रपति ने अस्वीकार ना कर दी हो। इसके बाद ही उसे काल कोठरी में ले जाकर बेड़ियां पहना दी जाती हैं। जब मैं उस जेल में गया तो उनकी कानूनी प्रक्रिया चल रही थी। मैं देखता था कि ये दोनों कभी बैडमिंटन खेलने देखे जाते तो कभी फुटबॉल। आखिर उन दिनों दोनों ने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि पूरा देश उन्हें फांसी के फंदे पर लटकते हुए देखना चाहता था।
ब्लैक वारंट पुस्तक की सह लेखिका और हिंदुस्तान टाइम्स की राजनीतिक संपादक सुनेत्रा चौधरी बताती हैं, हम लोगों की पीढ़ी में जैसे एक रिपोर्टर के लिए सबसे बड़ा अपराध निर्भया कांड था, उसी तरह हम लोगों से पहले की पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा अपराध बिल्ला और रंगा वाला केस था। वो साल था 1978। दो किशोर 16 साल की गीता चोपड़ा और उनके 14 साल के भाई संजय चोपड़ा एक कार में लिफ्ट लेकर ऑल इंडिया रेडियो जाते हैं, जहां युवावाड़ी कार्यक्रम में उनका एक शो था। दुर्भाग्य से उन्हें लिफ्ट दो गुंडों ने दे दी जो बंबई से दिल्ली आए थे। वे छोटे मोटे अपराधी थे। उनकी योजना थी कि वो किसी का अपहरण करके उसके घर वालों से फिरौती वसूल करेंगे। उन्होंने इन बच्चे को यह सोचकर किडनैप किया कि उनके माँ बाप के पास बहुत सारा पैसा होगा, लेकिन यह पूरा मामला पहले रेप और फिर हत्या में बदल गया। दो किशोर बच्चों की हत्या और लड़की गीता चोपड़ा के साथ बलात्कार ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। मशहूर पत्रिका इंडिया टुडे के 30 सितंबर 1978 के अंक में दिलीप बॉब ने लिखा कि गीता और संजय चोपड़ा के पिता कैप्टन MM चोपड़ा ने बताया कि उनके दोनों बच्चे धौलाकुआ ऑफिसर्स क्वार्टर से शनिवार शाम 6:15 बजे निकले थे। गीता जीजस एंड मैरी कॉलेज में कॉमर्स द्वितीय वर्ष की छात्रा थी और उन्हें उस शाम संसद मार्ग स्थित आकाशवाणी स्टूडियो में युवावाड़ी इन द ग्रुप कार्यक्रम में भाग लेना था। 5 फीट 10 इंच लंबा उनका भाई संजय 10वीं कक्षा का छात्र था। बाहर बादल छाए हुए थे और सुबह से ही रह रहकर बारिश हो रही थी। तय यह हुआ था कि शो के बाद कैप्टन चोपड़ा अपने बच्चों को आकाशवाणी भवन के गेट से ले लेंगे। जब वो 9 बजे वहां पहुंचे तो वहां बच्चों का कोई पता नहीं था। जब उन्होंने अंदर पूछताछ की तो उन्हें बताया गया कि गीता और संजय चोपड़ा वहां रिकॉर्डिंग के लिए पहुंचे ही नहीं। बच्चों को ढूंढने के लिए दिल्ली और कई राज्यों की पुलिस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। एक प्रत्यक्षदर्शी भगवान दास ने पुलिस को बताया कि करीब 6:30 बजे लोहिया अस्पताल के पास एक तेज रफ्तार फिएट मेरे स्कूटर के बगल से निकली। मुझे एक लड़की की दबी हुई चीख सुनाई दी। मैं अपने स्कूटर को भगाता हुआ कार के नजदीक ले गया। आगे की सीट पर 2 लोग बैठे हुए थे, पीछे की सीट पर एक लड़का और एक लड़की। लाल बत्ती के पास जब जाकर कार धीमी हुई तो मैंने चिल्लाकर कहा, क्यों भाई, क्या हो रहा है? लड़के ने शीशे से अपना मुंह सटाकर अपनी टी-शर्ट की तरफ इशारा किया जो खून से सनी हुई थी। लड़की पीछे से ड्राइवर के बाल खींच रही थी। ड्राइवर एक हाथ से गाड़ी चला रहा था और दूसरे हाथ से लड़की पर लगातार वार कर रहा था। मंदिर मार्ग और पार्क स्ट्रीट की क्रॉसिंग पर कार ने रफ्तार पकड़ ली और लाल बत्ती जमकर आगे निकल गई। लड़के के शक्ल विदेशी जैसी थी और मर्सिडीज रंग की कार का नंबर HRK 8930। रंगा और बिल्ला इन दोनों का बुद्धा गार्डन की तरफ रिज इलाके में ले गए। वहां उन्होंने एक सुनसान इलाके में कार रोककर पहले संजय चोपड़ा की हत्या की और गीता के साथ बलात्कार किया। बाद में रंगा ने अपने इकबालिया बयान में कहा कि मैं लड़की को उस तरफ ले जा रहा था जहां उसके भाई की लाश पड़ी हुई थी। मैं उसके दाहिनी तरफ चल रहा था। बिल्ला ने मुझे इशारा किया और मैं थोड़ा आगे चलने लगा। बिल्ला ने पूरी ताकत से लड़की के गर्दन पर तलवार से वार किया। इस वार के तुरंत बाद उसकी मौत हो गई। हमने उसकी लाश उठाकर झाड़ी में फेंक दी। घटना की खबर फैलते ही लोगों का गुस्सा भड़क गया। बोट क्लब पर जीजस एंड मैरी कॉलेज की लड़कियों ने प्रदर्शन किया। जब उस समय की विदेश मंत्री उनसे बात करने वहां पहुंचे तो छात्रों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। एक पत्थर वाजपेयी के सिर पर लगा और उनके सिर से खून बहने लगा। सुनील गुप्ता बताते हैं, मुझे अभी भी याद है कि उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई अपना शोक प्रकट करने इनके घर पहुंचे। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि प्रधानमंत्री इस तरह किसी अपराध के शिकार परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करने गए हों। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हुआ कि गीता चोपड़ा के शरीर पर 5 घाव थे। संजय के शरीर पर कुल 21 घाव थे।
वारदात के बाद बिल्ला और रंगा दिल्ली से भागकर पहले मुंबई गए, फिर वहां से आगरा। यह उनका दुर्भाग्य था कि आगरा से दिल्ली आते हुए वे गलती से सैनिक के डिब्बे में चढ़ गए और उन्होंने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सुनेत्रा चौधरी बताते हैं, इस घटना के तुरंत बाद वो डर गए और दूसरे शहर की तरफ भागने लगे। वो एक ऐसी ट्रेन की बोगी में चढ़े जिसमें सेना के जवान सवार थे। उनसे उनका झगड़ा हुआ और उन्होंने इनसे इनका पहचान पत्र मांगा। रंगा ने बिल्ला से कहा कि उन्हें भरा हुआ आई कार्ड दे दे। तभी सैनिकों को अंदाजा हो गया कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने उन्हें बांध दिया और जब दिल्ली स्टेशन आया तो उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। बिल्ला और रंगा को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई, जिसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। राष्ट्रपति संजीव रेड्डी ने उनकी दया याचिका को अस्वीकार कर दिया। फांसी से एक हफ्ते पहले इन्हें जेल नंबर 3 की फांसी कोठी में ले जाया गया, जहां उन्हें पूरी तरह एकांतवास में रखा गया और वो 24 घंटे तमिलनाडु स्पेशल पुलिस के जवानों की निगरानी में रहे। दोनों को फांसी देने के लिए फरीदकोट से फकीरा और मेरठ से कालू जल्लाद को बुलाया गया। सुनेत्रा चौधरी बताती है कि ये दोनों लोग, कालू और फकीरा, लीजेंडरी थे। एक प्रथा सी बन गई थी कि फांसी से पहले उनको ओल्ड मोक शराब पीने के लिए दी गई थी, क्योंकि माना जाता था कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जल्लाद ही क्यों ना हो, वह अपने होशो हवास में किसी की जान नहीं ले सकता। जेल मैनुअल के अनुसार किसी की जान लेने के लिए जल्लाद को सिर्फ 150 रुपए देने का जिक्र हुआ, जो कि बहुत कम है। इन दोनों को फांसी देने के लिए बिहार की बक्सर जेल से रस्सी मंगाई गई। सुनील गुप्ता बताते हैं, ये रस्सी बाजार से खरीदी नहीं जाती, बल्कि बिहार की बक्सर जेल में खास तौर से बनाई जाती है। इसको लचीला बनाने के लिए इस पर मोम या मक्खन का लेप किया जाता है। कुछ जल्लाद इसके लिए पके हुए केले को मसलकर रस्सी पर लगाते हैं। इससे रस्सी की लंबाई 1.8 मीटर से 2.4 मीटर के बीच होती है। इनमें से एक जल्लाद फकीरा बिल्कुल काला था। वो अपने आप को यमराज के रूप में दिखाने की कोशिश करता था। कालू की तोत बाहर निकली हुई थी, जैसे कि आमतौर से हलवाइयों की होती है। दोनों जानबूझकर एक भयानक दिखने की कोशिश कर रहे थे। पत्रकारों से बिल्ला की मुलाकात। फांसी से एक दिन पहले दिल्ली के 5 पत्रकारों ने रंगा और बिल्ला से मिलने की इच्छा प्रकट की। इनमें से एक थे उस समय के नेशनल हेरल्ड में काम करने वाले प्रकाश पात्रा। प्रकाश याद करते हैं कि रंगा ने तो अपने हमसे मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन बिल्ला हमसे करीब 20 मिनट तक मिला। जब वो हमसे बात कर रहा था तो उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो आखिर तक कह रहा था कि रब जानता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई अपराध नहीं किया और मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन हम उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर समझ सकते थे कि वो झूठ बोल रहा है। फांसी की रात रंगा ने अपना खाना खाया और सामान्य ढंग से सोया। बिल्ला ने तो खाना खाया ही नहीं और वो 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया। वो पूरी रात अपनी कोठरी के चक्कर लगाते हुए बड़बड़ाता रहा। 31 जनवरी 1982 की सुबह बिल्ला और रंगा की गर्दन में फांसी का फंदा पहनाया गया और उनके चेहरे को काले कपड़े से ढक दिया गया। सुनील गुप्ता याद करते हैं कि हमने इन्हें 5 बजे जगाकर कहा कि नहा लो। रंगा तो नहाया था, लेकिन बिल्ला ने नहाने से मना कर दिया। फांसी से पहले दोनों के चेहरे काले कपड़े की एक तरह की थैली से ढके गए, ताकि वो देख ना सकें कि बाहर क्या हो रहा है। फांसी के समय बिल्ला सिसक रहा था, जबकि रंगा आखिर तक बहुत जोश में था। फांसी से पहले उसने जोर से नारा लगाया, जो बोले सो निहाल। फांसी से कुछ सेकंड पहले मैंने नोट किया कि दोनों के चेहरे के रंग बदल गए। ऐसा लगा जैसे डर से उनका चेहरा काला पड़ गया हो। निर्धारित समय पर जेल के सुप्रीडेंट आर्य भूषण शुक्ल ने लाल रुमाल हिलाया और कालू ने फकीरा की मदद से लीवर खींच दिया। बाद में कई सालों तक शुक्ला ने अपने दोस्तों को वो लाल रुमाल दिखाते रहे, जिससे उन्होंने बिल्ला और रंगा को फांसी दिए जाने का आदेश दिया था। 2 घंटे बाद जब डॉक्टरों ने उनकी जांच की तो बिल्ला तो मृत पाया गया, लेकिन रंगा की नाड़ी अभी तक चल रही थी।
फांसी के प्रत्यक्षदर्शी सुनील गुप्ता बताते हैं ये निर्भर करता है अपराधी के वजन पर। हमें बताया गया कि चूंकि वो लंबा था और उसने फांसी के समय अपनी सांस रोक ली थी, इसलिए उसकी जान तुरंत नहीं निकली। तब जेल के एक कर्मचारी को कुएं में उतारा गया, उसके पैर खींचे, तब जाकर उसके प्राण पेखरू उड़े। ये तो भला हुआ कि उस समय तक फांसी के बाद पोस्टमार्टम का प्रचलन नहीं था, वरना ये खबर बाहर आ जाती कि रंगा को बाहरी मदद से मारा गया है। 32 साल बाद शत्रुघ्न चौहान के फैसले के बाद फांसी दिए गए व्यक्ति का पोस्टमार्टम करना आवश्यक हो गया। फांसी के इतिहास में ऐसा भी हुआ है कि गर्दन ऊपर रह गई और नीचे का शरीर टूटकर कुएं में गिर गया। फांसी के बाद अक्सर व्यक्ति का चेहरा विविध हो जाता है, कभी कभी उसकी जीभ और आंखें भी बाहर निकल आती हैं। जेल की भाषा में इसे गर्दन का लंबा होना कहा जाता है। बहरहाल ना तो उस समय किसी बाहरी व्यक्ति को इसका पता चला और ना ही किसी ने इसकी फिक्र की। बिल्ला और रंगा किसी के भी रिश्तेदार ने उनके शवों को स्वीकार करने से मना कर दिया। बाद में जेल के कर्मचारियों ने ही उनकी अंत्येष्टि की और उनका क्रियाक्रम किया। यह थी रंगा बिल्ला की कहानी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। मैं हिमांशु शर्मा लेता हूं इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।